नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड में पहले चरण के लिए किस तरह से मतदान चल रहा है और कौन से मुद्दों का सबसे ज्यादा वहां पर जिक्र है, चर्चा है, लोगों के जहन में कौन से मुद्दे हैं, झारखंड चुनाव किस तरफ जा सकता है, इस पर सबसे पहले बात। और इसके बाद बात करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या समीकरण बन रहे हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे लगातार, वैसे तो देखें तो कई महीनों से मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोंक रहे हैं। यह बात अलग है कि महाविकास अघाड़ी जो उनका गठबंधन है वो मानने को तैयार नहीं है। शरद पवार का अपना गेम है, कांग्रेस का अपना गेम है, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार जिद पकड़े हुए हैं कि सीएम तो हम ही को बनाना है। अगर महाविकास अघाड़ी जीतती है, वो सीन बनेगी या नहीं बनेगी बात अलग है। इस पर चर्चा करेंगे कि उद्धव ठाकरे क्या क्या दांव खेल रहे हैं और उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है एमवीए के अंदर। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि कनाडा में लगातार जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, क्या उनको हिंदुओं से नफरत है? क्या मंदिरों पर जो वहां पर कुछ उपद्रवी खालिस्तानी हमले कर रहे हैं वो क्या पाकिस्तान के हाथों के मोहरा है? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ इन उपद्रवियों की मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद हिंदुओं पर और मंदिरों पर हमले बढ़े हैं। कनाडा पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन कहती है कि पैसे दीजिए, जब पैसे देंगे तब हम सुरक्षा देंगे, नहीं तो सुरक्षा का आश्वासन नहीं है। इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 46% का मतदान। 10 राज्यों की 31 विधानसभा समेत वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दूसरे एम्स के साथ 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। कहा 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की पूरी गारंटी। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भाजपा के निशाने पर कांग्रेस। संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। चुनाव नियमों की भी धज्जियां उड़ाने का आरोप। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने तय की गाइडलाइन। एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी। नोटिस में नियमों के उल्लंघन का जिक्र भी जरूरी। सीजन के पहले कोहरे के साथ एनसीआर सहित स्मॉग की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली के कई हिस्सों में तो 400 से भी पार दर्ज किया गया AQI। और कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार का हिंदुओं से भेदभाव लगातार जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अब कनाडा पुलिस ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए आयोजकों से मांगे पैसे और सुरक्षा का नहीं दिया आश्वासन। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के जलगांव, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। समृद्ध करने का काम भी मोदी जी ने किया है। ये मनमोहन सिंह सरकार 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गई थी। मोदी जी ने 10 ही साल में इसको, हमारे देश के अर्थतंत्र को दुनिया में 5वें नंबर पर लाने का काम किया। अरे 40 गांव वालों, क्या 5वें नंबर से खुश होते हो? तैयारी रखना, 2027 में भारत दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने वाला है। भाइयों बहनों, महाविकास अघाड़ी ने उत्तर महाराष्ट्र के विकास के सभी काम बंद कर दिए, जो फिर से एक बार महायुति सरकार ने चलाए।
और मेरी बात याद रखना, गलती से भी अघाड़ी आ गई तो अपना समृद्ध महाराष्ट्र कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। दिल्ली कांग्रेस को जब भी पैसा चाहिए, महाराष्ट्र सरकार का कार्ड डालकर महाराष्ट्र का पैसा ये दिल्ली के खजाने में ले जाएंगे, उनकी पार्टी में ले जाएंगे। और मोदी जी की सरकार बने, महायुति की सरकार बने, तो दिल्ली का खजाना महाराष्ट्र के लिए मोदी जी खुला करने का काम करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। भाइयों बहनों, मैं एक जगह ऐसा बोला तो उद्धव जी को बुरा लग गया। उन्होंने कहा, क्या दे दिया मोदी जी ने? अरे उद्धव ठाकरे, जिनकी गोद में आप बैठे हो, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की, उनकी इस देश में 10 साल तक सरकार चली। मैं आज 40 गांव के मंच से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ जरा, शरद पवार जी, राहुल जी, 2004 से 14 आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? नहीं बताते हो। मगर मैं भी तो बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं पूरा। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? भाई जोर से बोलो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ध्यान से सुनना, 2004 से 14 केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी, उसने 1,91,000 करोड़ भेजा। कितना? ये सीधा प्रसारण आप महाराष्ट्र के जलगांव से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और आज महाराष्ट्र पर हम खास चर्चा भी करने वाले हैं कि उद्धव ठाकरे सीएम पद के लिए लगातार ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस पर खास चर्चा करेंगे। उससे पहले आज पहले बात झारखंड चुनाव की, क्योंकि आज वहां पहले चरण का मतदान चल रहा है इस समय। तो लोकतंत्र के वहां में वोटर्स का गजब का उत्साह सामने आ रहा है झारखंड में। झारखंड में पहले फेज के लिए आज मतदान चल रहा है। लोगों में लोकतंत्र के इस महा उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह है। 81 सदस्यीय विधानसभा में आज 43 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य दल बड़ी मजबूती से जनता के बीच अपने एजेंडे को रख रहे हैं और उन्होंने रखा भी है। अब फैसला जनता को करना है। झारखंड में नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटर्स की लंबी लंबी लाइन नए बदलाव का संकेत दे रही है। साथ ही लोगों का संदेश है कि बुलेट पर बैलेट हमेशा भारी साबित होता है। कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां नक्सली उपद्रव के कारण वोट नहीं पड़ने दिया जाता था पहले, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से इन इलाकों में नक्सली आतंक पर लगाम लगा। तो पहली बार लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। और आज झारखंड के चुनाव के साथ केरल के वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का दावा है कि केरल की जनता अपने प्यार और स्नेह चुकाने का मौका देगी। सभी पार्टियों के नेता लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह कि जनता किस मुद्दे को लेकर पोलिंग बूथों तक जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी, आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने वहां पर सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो रायबरेली से भी सांसद बन गए। तो उसके बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से नव्या हरिदास हैं और सीपीआई की भी उम्मीदवार हैं। तो प्रियंका गांधी वायनाड से मैदान में। इसमें झारखंड का जो चुनाव आज पहला चरण चल रहा है मतदान, तो मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आइए सुनते हैं कि मतदाताओं की क्या राय है, उनके क्या जज्बात हैं, जरा सुनिए। विकास हो देश का, शहर का, मेरे रांची का विकास हो। आगे जो भी परेशानी है वो सब ठीक हो, रोड वोड बने,
जो आजकल जाम में लोग फंस जाते हैं, जो परेशानी होती है वो सब ठीक हो। ये मेरा सेकेंड टाइम वोट देने के टाइम है। हमारा ये सामग्री समष्टि में 11 प्रार्थी में प्रार्थित्व दे रहा है, जो हमारा मेन प्रार्थित्व बीजेपी और कांग्रेस। पहला मुद्दा तो वही है जो सबको जानते हैं कि बेरोजगार, इसलिए मैं चाहता हूं कि बीजेपी सरकार आए और ये बेरोजगारी से दूर हमें दूर करे। अच्छा लग रहा है, वोट देना चाहिए, हर साल आते हैं। सुना आपने लोगों को किस तरह से अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह है। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता दिवाकर कुमार के साथ, जो हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, हमने पहले इसी पर बात कर लेते हैं। बड़ा गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी इलाके जहां पहले नक्सली वोट नहीं पड़ने देते थे, वहां पर भी वोट पड़ रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि 1 बजे तक का अगर 46% का आंकड़ा है, तो ये तो फिर झारखंड जैसे राज्य, जहां पर हम जानते हैं काफी लोग बाहर भी जाते हैं काम करने के लिए, उसका भी असर पड़ता है वोट प्रतिशत पर। उसके बावजूद ये काफी अच्छा बम्पर वोटिंग। दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर बम्पर वोटिंग, लेकिन मैं जब बोलूंगा कि ग्रामीण इलाके की जो तस्वीर है ना लालचंद जी, वो थोड़ी और भी अलग है। अच्छा। ये तो चूंकि रांची और कुछ जगहों पर जमशेदपुर में थोड़ी कम वोटिंग हुई है, इसलिए आंकड़ा गिर गया है। लेकिन ज्यादातर इलाकों में जब आप ग्रामीण इलाके में जाते हैं, चाहे वो पलामू प्रमंडल का गढ़वा का इलाका है, हजारीबाग के जो इलाके हैं, साथ ही साथ अगर आप सिमडेगा में चले जाए, आप सरायकेला खरसावा में जाए, तो इन जगहों पर ज्यादातर जगहों पर जो वोटिंग है वो 50% के आंकड़े को पार कर गया है 1 बजे तक। वो तो तो ये और भी बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े हैं। हालांकि शहरी इलाकों में जो रांची की 2-3 सीटें हैं, जमशेदपुर की 2-3 सीटें हैं, इन जगहों पर थोड़ा अभी तक वोटरों ने निराश किया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 बजे तक वोटिंग होनी है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि सेकंड हाफ होते होते यहाँ भी वोटिंग की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी और पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो ये जो लगातार जो आप बात कर रहे हैं, जैसे नक्सल प्रभावित इलाके की बात होती है, जो बूढ़ा पहाड़ का इलाका है, जो गढ़वा का इलाका, वहां कई दशकों तक लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन उस जगहों पर आज बेखौफ होकर लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चाहे फिर आप चाईबासा के जो है मनोहरपुर इलाका है, उसकी आप बात करें, तो वहां पर भी जो नक्सलियों का गढ़ था, वहां पर लोगों ने बेखौफ होकर मतदान किया है। गुमला के कुछ इलाके जहां पर कि दोपहर के बाद से ही एक तरह से सड़कें सूनी हो जाती थी, उन जगहों पर आज लंबी लंबी कतार दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व और जश्न को लेकर लोगों के मन में एक गजब का जो भावना और उत्साह और उमंग है, वो आज बैलेट पर दिख रहा है और लोग उत्साह पूर्वक उन जगहों पर पहुंच रहे हैं। और सुबह 6 बजे से जो कतार दिख रही थी ग्रामीण इलाकों में, वो कतार कमोवेश अभी भी दिख रही है। तो हम जो कह रहे हैं ना कि ये देश जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में वोटों का अमृत महोत्सव मनेगा। लालचंद, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, जैसे ये पहला चरण है, 43 सीटों पर हो रहा है, तो आधे से ज्यादा सीटों पर तो मतदान आज ही हो रहा है। अगर इसको झारखंड को थोड़ा भौगोलिक तरीके से देखें, तो क्या ये जो राजधानी रांची और इससे सटे इलाके में ये 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, ये इसमें तीनों इलाके, देखिए चूंकि झारखंड को बेसिकली 5 प्रमंडल में बांटा गया है। एक तो आपका छोटा नागपुर का, 2 उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, एक कोल्हान प्रमंडल का इलाका हो गया, दूसरा पलामू प्रमंडल, और तीसरे अगर हम बात करें तो एक संथाल का जो इलाका है वो संथाल का इलाका कहलाता है, जिसमें कि आखिरी चरण में चुनाव होने। लेकिन एक तरीके से जो आप कहें तो ये जो पूरी तरीके से बिहार से सटा हुआ जो बॉर्डर का इलाका है, जो पूरा पलामू प्रमंडल का जो इलाका आता है, उसमें आज वोटिंग हो रही है। दूसरा जो उड़ीसा से सटा हुआ इलाका है, जो आप एक तरीके से उसको आप जोड़कर देख सकते हैं, जमशेदपुर के आसपास के इलाके हो गए, सरायकेला खरसावा का जो इलाका है, तो वो जो पूरे इलाके जो कोल्हान का इलाका कहलाता है, वहां 14 सीटें आती है। छोटा नागपुर में भी जो दोनों इलाके हैं, जो पूरे अगर बात करें हजारीबाग तक, तो यहाँ करीब 20 सीटें आती है और पलामू प्रमंडल की 15 सीटें आती है। तो ये जो टोटल 43 सीटें जो है, उस पर आज चुनाव हो रहा है। और अगर दूसरे चरण की हम बात करें, तो वो पूरा जो इलाका है वो कोयलांचल का इलाका और साथ ही साथ संथाल का इलाका है, जिसमें कि मतदान सेकंड फेज में होना है। हालांकि रांची की भी 2 सीटें हैं जिसमें सेकंड चरण में मतदान होगा, लेकिन ज्यादातर जो ये इलाके हैं तीनों प्रमंडल के, वहां पर चुनाव पहले चरण में आज हो रहा है। और ये जो खास बात इस इलाके की अगर हम बात करें लालचंद जी, तो एक में तो ये है कि जो पलामू का इलाका है, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में जिस तरीके से इंडस्ट्री की कमी है, कुछ ऐसे ही है, और यहाँ से पलायन भी खूब होता है रोजगार के लिए इस इलाके में। तो एक पलामू का वो इलाका हो गया। दूसरा जो कोल्हान का इलाका है, उस इलाके में जो हम कह सकते हैं आदिवासी और जो महतो कम्युनिटी, ओबीसी वोट बैंक, ये थोड़ा ज्यादा वहां पर है। बाकी जो इलाके आप अगर उधर से निकल कर चले, खूंटी और
जो सिमडेगा का इलाका है, जी। उन जगहों पर आदिवासी, पूरे तरीके से आदिवासी बहुल इलाके ही हैं। और रांची, हजारीबाग और ये कोडरमा का जो इलाका है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक तरीके से पॉलिस जो लोग हैं वो इन इलाकों में रहते हैं। तो ठीक इस है। तरीके का एक डेमोग्राफी है, इस तरीके की आबादी है। और ठीक चुनावी है। मुद्दे की बात अगर करें लालचंद जी, तो ये 3-4 मुद्दे इस बार चुनाव में पूरी तरह से हावी है। आज भी जब हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं तो विकास एक अहम मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, ठीक है। बांग्लादेशी घुसपैठ एक अहम मुद्दा है, और बेटी, रोटी और माटी जिसकी बात हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, उस पर भी महिलाएं अब खुलकर बोल रही हैं। बिल्कुल। ये दिवाकर, जो हम तमाम इस मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जो दूसरा चरण है उसमें तो बिल्कुल आपने संथाल परगना का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो जो घुसपैठ का मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठ का, वो उसी इलाके में सबसे ज्यादा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो बाकी आज भी जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ वाला मुद्दा आज भी प्रमुख मुद्दे के रूप में है। देखिए, निश्चित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मुद्दा है, क्योंकि लोगों ने अब उसको आपको अपने आप से कनेक्ट किया। ऐसा नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठ, कुछ इलाके में जो कहा जा रहा है कि लोहरदगा का जो इलाका है, जो रांची राजधानी से सटे हुए, वहां पर भी एक समुदाय विशेष की आबादी की बढ़ने की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के लेकर आंकड़े जारी हो रहे हैं। दूसरे इलाके में अभी हालांकि आंकड़े जारी नहीं हो रहे, लेकिन लगातार ये दबी जुबान से कहा जा रहा है कि कुछ अन्य इलाकों में भी इस तरीके से घुसपैठ हुआ है, जिसको लेकर आपको लगता है कि जो कोल्हान का इलाका है, जिसमें कि चंपई सोरेन को टाइगर कहा जाता है, उस इलाके में भी अब जो भाजपा में शामिल होने के बाद से लगातार वो मुखर है कि जी। किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए जो जी। आदिवासियों की अस्मिता है वो खतरे में पड़ रही है। तो जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संथाल की बात हो रही है, बल्कि दूसरे इलाके में भी अब ये सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ से झारखंड को नुकसान हो रहा है, और ऐसे लगातार आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया दिवाकर जुड़ने के लिए और झारखंड के पहले चरण की वोटिंग पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। तो हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हुए थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वहां पर लगता है कि सुरताल थोड़े बिगड़ गए हैं। वैसे तो अपनी ताल उद्धव ठाकरे काफी कई महीने से बजा रहे हैं, लेकिन वो मौका पर चौका मारने वाली बात जो कहते हैं ना, दबाव में लेना चाह रहे हैं शायद एमबीए के बाकी घटकों को। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। क्या महाराष्ट्र में अभी तक भी एमवीए जो महाविकास आघाड़ी है वो पूरी तरह से एकजुट होकर, एक मत होकर नहीं लड़ रही है क्या? क्योंकि उद्धव ठाकरे अपना सुरताल अलग छेड़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र का क्या चुनावी सुरताल बिगड़ गया है क्या? महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में लगभग सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको अमित शाह की जनसभा सुनवाई भी थी। स्टार प्रचारकों की धुआंधार रैलियां जनता का उत्साह बढ़ा रही हैं, लेकिन बीजेपी के आक्रामक प्रचार ने एनडीए गठबंधन को हर दिन अपनी रणनीति बदलने को मजबूर कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से दोहराया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही होंगे। तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे के इस दावे से कंफ्यूजन बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस दावे में पीछे नहीं है और शरद पवार उनकी पार्टी के परफॉर्मेंस पर यह फैसला करना चाहते हैं कि कौन होंगे सीएम। तो अपने दावे को लेकर शिवसेना उद्धव ने एक पोस्टर भी जारी कर दिया इस बीच। तो इस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है कि शिवसेना उद्धव का चुनाव चिन्ह मशाल घरों में आग लगाने का काम कर रही है। जानकार मानते हैं कि शिवसेना उद्धव का ये बदली हुई चुनावी रणनीति है। बीजेपी के आक्रामक प्रचार के कारण एमवीए का पुराना एजेंडा इस बार उतना काम नहीं कर पा रहा है। चुनाव आयोग की नियमित जांच पर सवाल उठा रहे हैं उद्धव ठाकरे, और
लगता है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। यही वजह है कि वो अपने हेलीकॉप्टर चेकिंग को भी दुर्भावना से पूर्ण बता रहे हैं। तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत होती है। चुनाव आयोग अपने नियमित चेकिंग में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बैग भी चेक कर चुकी है। इसी तरह की चेकिंग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अन्य बीजेपी नेताओं की भी हो चुकी है। तो बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे वोटर्स का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कहानियां बना रहे हैं। सवाल यह है कि लोकसभा के चुनावी पिच पर खेलने आए एमवीए को विधानसभा में महाराष्ट्र के सियासी पिच ने क्या वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो पिच उनके लिए काम नहीं कर रहा है क्या? पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे का असर हुआ तो एमवीए की जातीय समीकरण पर बट्टा लग सकता है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे ने शिवसेना उद्धव के चुनाव प्रचार में ऐसा लग रहा है कि बड़ा जबरदस्त झोल पैदा कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस की आक्रामकता अलग है। उन्होंने शिवसेना उद्धव की चुनावी रणनीति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उद्धव ठाकरे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस की नीति पर चलें या पुराने लीग को अपना लें। इस बीच कांग्रेस पार्टी बटेंगे तो कटेंगे नारे से सबसे ज्यादा उद्वेलित नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग हर चुनावी सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। तो कल सीएम योगी ने खड़गे जी को जवाब दे दिया, कहा कि खड़गे जी का तो गांव भी जलाया गया था। उनकी माता जी, चाची, बहन को निजाम के रजाकारों ने जला दिया था, लेकिन वो बोलेंगे कभी नहीं कि उनका घर जलाया किसने, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित होता है। तो वोट बैंक के चक्कर में सही बात भी खड़गे जी नहीं बोल पा रहे हैं। सीएम योगी ने यह जबरदस्त पलटवार किया है। तो महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की नियमित जांच चल रही है, तो उस पर जैसा हमने बताया कि उद्धव ठाकरे ने बवाल कर दिया। तो इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने चुनाव आयोग पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। सुनिए उनकी बात। Releasing the videos of their leaders' bags and helicopters being checked seems to be a farce. They have done this after Mr. Uddhav Thackeray ji exposed them and showed how particularly the opposition is being targeted and the bags that they carry were being checked. If the Election Commission is carrying out these kind of checks, it should be done. But what we want to say is that all these checkings should be done impartially. तो आपने इनकी बात सुनी। सवाल उठता है कि ऐसा क्या लेकर चलते हैं जो दिक्कत है। तो वहीं शिवसेना नेता, जो शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के इस रवैये पर सवाल उठाया। कहा कि चुनाव आयोग ने महायुति के नेताओं की भी तो जांच की है। The Election Commission is only doing its job. It has checked the bags of Devendra Fadnavis, Nitin Gadkari and all leaders across the board. So many times our cars are stopped and they do their job in checking. When the Election Commission checks Uddhav Thackeray's bag, it suddenly becomes a whole narrative of alleged foul play. I want to question, if officials are doing their job, what is the problem? This comes when every time your bag is checked, it becomes foul play. And when anybody else's bag is checked, it becomes a narrative that you choose to dismiss. तो ये तमाम बातें चल रही हैं। तो लेकिन वहां पर जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बटेंगे तो कटेंगे। तो कांग्रेस पार्टी बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अभी तक ऐसा लगती है कि उलझ गई है, उलझी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया। भाई एक काम करो तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है।
तो खरगे जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का जवाब भी दिया और कहा कि आपको मुझ पर गुस्सा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने खरगे जी से कहा, आपको हैदराबाद के निजाम पर गुस्सा होना चाहिए जिन्होंने आपके गांव को जला दिया था। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। तो लगातार चल रहे हैं वहां पर महाराष्ट्र में तीर, और चलेंगे ही। 20 तारीख को वहां मतदान है, तो 18 तारीख तक तो ये सुनने देखने को मिलता ही रहेगा। आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस बीच में उद्धव ठाकरे जो अपनी उनकी कोशिश कई महीनों की है, वो मौका देख रहे हैं क्या कि इस समय एमवीए को दबाव में लिया जा सकता है, और महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो जा किस तरफ रहा है। इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान पंकज मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत पंकज मोदी जी। साथ में हमारे साथ कौशलेंद्र जी शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत कौशलेंद्र जी आपका भी इस खास चर्चा में। हमारे संवाददाता योगेश शीतल और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं पहले जरा योगेश शीतल से अपडेट लेता हूं। योगेश, महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि एक तरफ, मुझे अगर मैं कहूं तो ऐसा लग रहा है कि जो एमवीए है उसके सामने क्या डबल चैलेंज, दोहरी चुनौती है क्या। एक तरफ उनके अपने मसले हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे कर लीजिए अभी भी स्वीकार कर लीजिए सीएम, और दूसरी तरफ जो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसने काफी दबाव में ले लिया एमवीए को। देखिए, विचारधारा के स्तर पर आप देखिए तो कभी भी शिवसेना की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से अलाइन नहीं हो पाई है। चाहे वो कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा करीब करीब समान है, लेकिन शिवसेना की विचारधारा कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं रही है। परिस्थितियां महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी बनी कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने आना पड़ा, झुकना पड़ा। ये परिस्थिति का घुटन जो है आपको कई बार उद्धव ठाकरे के बयानों में या फिर सामना के लेखों में या फिर उनके साक्षात्कार में आपको दिख जाएगा। यही चिड़चिड़ापन आपको यवतमाल में भी दिखा होगा, जब वो हवाई अड्डा पर रिसेंटली आपने जिस न्यूज को सर्कुलेट किया, बेसिकली महाराष्ट्र की है, यवतमाल में, जहां पे वो उनकी चेकिंग की गई थी उनके सामान की, जिसके बाद उसको एक इशू बनाने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में और भी बहुत सारे वीडियो आए जिसमें नितिन गडकरी के भी जो चॉपर है उनका भी चेकिंग किया गया था। बहरहाल, अगर आप महाविकास अघाड़ी की अगर आप एक तरफ बात देखें तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तनाव पहले दिन से ही रहा है, लेकिन क्योंकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहे, कहीं ना कहीं कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट पे यहाँ पे लड़ रही है, जो कि कभी जो है शिवसेना यहाँ पे चाहती थी लड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब शिवसेना बीजेपी से अलग हुई थी, कहा यह गया था कि उद्धव ठाकरे चाह रहे थे कि कोई शिवसेना का मुख्यमंत्री बने, और उद्धव ठाकरे ने यह वचन बाला साहब ठाकरे को दिया था। लेकिन जब उनसे कहा गया कि मनोहर जोशी, नारायण राणे, ये सब शिवसैनिक ही थे और वो पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ अगर आप महायुति को देखें तो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी लोकसभा चुनाव में, उन सब नैरेटिव को कैटेगरिकली जो है उसको काउंटर किया गया है कोर्स करेक्टिव मेजर्स के तहत। जो अभी मैं जहां पे हूं धूले में, अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह ने यहां पे रैली को एड्रेस किया था। जितने भी आरोप लगाए गए, चाहे वो कास्ट से जुड़े हों, संविधान में आरक्षण को लेकर जो बातें बार बार कांग्रेस की तरफ की जाती थी, अमित शाह ने सीधे सीधे कहा कि 87% जो मंत्री है वो ओबीसी के पास है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सबसे ज्यादा एससी के जो एमपीज हैं वो भी बीजेपी के पास है। ओवरऑल ये मान लीजिए कि जो कास्ट को लेकर जो चीजें डाइवर्जन, जो डिवाइड करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार की जाती रही है, जो कि पीएम ने कई बार मेंशन किया है, उसको लेकर बीजेपी काफी एग्रेसिवली कैंपेन यहां पर कर रही है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे खुद देवेंद्र फडणवीस हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, बीजेपी
देखिए जितने भी नेता हैं एक ये तो साथ को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, 5 नेताओं का तो कम से कम वहां बड़ा जबरदस्त प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वहां के जो तीनों क्षत्रप हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। आप बने रहिएगा हमारे साथ और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, क्या ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे एक मौका देख रहे हैं इस समय, जब आप जानते हैं कि आज 13 तारीख है, ठीक एक हफ्ते बाद वहां मतदान होना है, 7 दिन बाद। उद्धव ठाकरे को लगता है कि एक बार फिर से अपने आप को पुश करने का सही समय यही है क्या? लाल जी, उद्धव ठाकरे मौका नहीं देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे चर्चा तलाश रहे हैं। क्योंकि चर्चा वो इसलिए तलाश रहे हैं कि जो एक ओरिजिनलिटी थी शिवसेना की, उसको तो लगभग उन्होंने एक हिंदुत्व का जो ब्रांड बना था मुंबई से लेके अब पूरे महाराष्ट्र के रीजन में, उस ब्रांड को तो उद्धव ठाकरे ने खुद अब खत्म कर लिया। आज वो तेवर जो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे का जो तेवर था, उस तेवर में तो आप अभी देवेंद्र फडणवीस को देख रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे कौन सा तेवर पकड़े कि कांग्रेस के साथ में मिलकर रह के और एनसीपी शरद पवार के साथ में रह के उनको ये लाइन लेने में, लाइन लेंथ बनाने में ये दिक्कत हो रही है कि वो कौन सा स्टैंड ले। एक जगह वो उनके साथ में सारे मुस्लिमों के जो मौलाना हैं उनके फतवे लेने में उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा आता है तो संजय राउत का सबसे पहले बयान आता है, महाराष्ट्र की जनता इस बार बटोगे को कटोगे को उखाड़ फेंकेगी। अब सवाल यह है कि ये इतने तिलमिलाए क्यों हैं? तिलमिलाने की वजह यह है कि जो लोकसभा के पिच पे जो इस बार वो चुनाव प्रचार करना चाह रहे थे एनडीए और इंडी गठबंधन, वो पिच को हरियाणा के इलेक्शन ने ही लगभग उखाड़ दिया था। अब वो महाराष्ट्र आते आते उनको लगा कि जब से पीएम मोदी ने शुरू किया एक है तो सेफ है, और योगी आदित्यनाथ के अपने चुनाव प्रचार में बटोगे तो कटोगे का ये एक नारा बुलंद हुआ, तो लोगों की बात में समझ आएगी जो पिच जो है उस पिच को तो बीजेपी ने इस बार कम से कम ये उखाड़ दिया है आपके लिए कि बटोगे तो कटोगे। आप उसको संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इस प्रोपेगेंडा से इस बार उसको लोगों को तोड़ नहीं पाएंगे। और ये जो अभी बता रहे थे योगेश, ये हर जगह का लगभग यही रिएक्शन है लोगों में। जो इस बार एक सेंटिमेंट जगह है, उसको ये लगा है कि जिस तरह से 10-15 दिन पहले सारे मौलानाओं को जमा करके फतवे अलग अलग उलेमाओं से, संगठन से निकलवा रहे थे, उसका एक बड़ा रिएक्शन महाराष्ट्र में देखने को मिला है। बिल्कुल, ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है और इसी रिएक्शन में कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कौशलेंद्र जी, सवाल ये उठ रहा है कि अभी जैसे हम अपनी रिपोर्ट में दिखा भी रहे थे कि देखिए चुनाव आयोग का तो ये काम है कि वो चेकिंग करते हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक की चेकिंग हो चुकी है। तो उद्धव जी की क्या आपत्ति है? ऐसा क्या लेकर के हेलीकॉप्टर में चलते हैं जो उद्धव जी इस तरह से आपत्ति जता रहे हैं अपनी चेकिंग पर? कौशलेंद्र जी। जी बिल्कुल, आपने जो चुनाव आयोग का मसला आपने सवाल उठाया जी, जिस शिवसेना की स्थापना प्रातः वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी ने की थी और जिसके कार्यभार के रूप में हमारे राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी को बाला साहेब ठाकरे के जिंदा रहते सौंपा गया था, उस पार्टी को तोड़ा गया, उस चुनाव आयोग ने उसके निशान को तोड़ा गया। मैं बिहार का भूमिपुत्र हूं, मैं बिहार में इसी तरह की घटना आदरणीय रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ हुआ था। उनके बच्चे और उनके चाचा में आपस में लड़ाई हुई, किसी को भी उस मूल पार्टी और मूल चिन्ह नहीं दिया गया, किंतु इसी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गए तो थे आप लोग? बिल्कुल, तो चुनाव आयोग ने दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ ही गया, अब उसमें फिर क्या चर्चा, उसमें अब बात करने का क्या फायदा है? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से अभी निर्णय आना बाकी है। हम सुप्रीम कोर्ट पर आशा की नजर से देख रहे हैं और हमें हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, मुझे पक्का विश्वास है। अब बात आती है तो हेलीकॉप्टर चेकिंग की बात आपने उठाई है। राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख ने ये सवाल उठाया है कि जो भी राष्ट्रीय पक्ष के नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी एक बार चेकिंग हुई थी तो जिसके नेतृत्व में, जिस अफसर के नेतृत्व में हुई थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया था। हमने आज तक के जेपी नड्डा जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेकिंग की बात नहीं सुनी है। हमने कभी अमित शाह की चेकिंग करते हुए ऐसा चुनाव आयोग को नहीं दिखा है। और सबसे बड़ी बात,
हिंदुत्व की बात आप करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ नितिन गडकरी का चेक करने से काम नहीं चलेगा, जेपी नड्डा का भी चेक करो, ये आपकी आपत्ति है? बिल्कुल, उस लेवल की सभी नेताओं की चेकिंग होनी चाहिए। और उद्धव साहब के साथ ये पहली घटना नहीं है, ये इस तरह की आज की अभी की घटना है। जब वो जा रहे थे प्रचार में तो उनकी गाड़ी को रोका गया, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उनके रोक करके इंटरटेन करने का प्रयास किया गया, उनको बाधा पहुंचाई जा रही है। किंतु उद्धव साहब ठाकरे महाराष्ट्र के रग रग में बसे हुए। अच्छा ठीक है, पंकज मोदी जी के पास मैं चलता हूं, पंकज मोदी जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। पंकज मोदी जी, इनका आरोप है कि देखिए सिर्फ नितिन गडकरी जी का चेक करने से या केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री का चेक करने से काम नहीं चलेगा। हिसाब तो तब बराबर होगा जब जेपी नड्डा जी का भी चेक करे चुनाव आयोग, तब जाकर इनको संतुष्टि होगी कि हाँ अब ठीक है। अभी तरह से की उनकी चेकिंग हुई तो ये चुनाव आयोग का नॉर्मल काम है। जिनके शक होता है, जिनपे होता है, उनकी चेकिंग होती है। आज ही दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री जो है अजित पवार जी की चेकिंग हुई है। तो इस तरह का आरोप लगाना बेबुनियाद है। और जिस तरह से कौशलेंद्र जी बात कर रहे थे, बाला साहेब का नाम ले रहे थे कि बाला साहेब की पार्टी बनाई हुई थी, तो बाला साहेब के ही विधायक ये लोग थे जिन्होंने शिंदे साहब के साथ आकर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ दिए थे। इस चीज को समझना होगा कि केवल आरोप लगा देने से कुछ नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर को छोड़कर वो कांग्रेस की गोदी में बैठे थे, जिसके बारे में बाला साहब ने क्या बातें बोल रही थी ये पूरी सोशल मीडिया और मीडिया में दिखाई देती है। इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाना और ये बोलना कि पार्टी उनको दे दी गई थी, तो कभी उद्धव ठाकरे पार्टी के सिंबल पे रोते हैं, तो कभी देखिएगा तो पार्टी के लिए रोते हैं। तो आज उनका रोना उनकी चेकिंग पे है, तो इनके रोने को अब क्या ही कहा जाए। उनको खुद ही सोचना चाहिए कि किस स्थिति में आ गए हैं कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें भाव नहीं दे रही है, जिसके कारण वो अनर्गल आरोप लगा ठीक है। चुनाव आयोग को। ठीक है, ठीक है पंकज जी, मैं लौटता हूं आपके पास। एक बार फिर से योगेश शीतल का रुख करते हैं। योगेश, जिस तरह के बयान आ रहे हैं खास तौर पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की, चाहे आप देख लें उद्धव ठाकरे के बयान की हमने चर्चा की योगेश, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की चर्चा की, नाना पटोले के एक से बढ़कर एक बयान, कल तो वहाँ पर और भी पता नहीं क्या क्या बयान आ गए, मतलब उसमें चुनाव प्रचार में जानवरों तक के नाम आ गए हैं कल। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगेश, क्या ऐसा लग रहा है कि अभी देखिए 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, वहाँ एमबीए का बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा, ऐसा लग रहा है क्या कि कहीं ना कोई लाइन एंड लेंथ गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रतिक्रियाएं नेताओं की ज्यादा आ रही हैं? पहले महिलाओं को लेकर के भी बड़े भद्दे भद्दे कमेंट आए थे। योगेश, देखिए कांग्रेस का जो नैरेटिव का पूरा खेल अगर आप देखें खास करके लोकसभा चुनाव में और नॉर्थ महाराष्ट्र के रीजन में, मतलब जैसे नंदुरबार है, धुले है, जालना है, जालना तो मराठवाड़ा में, जलगांव है, ये सब जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो नैरेटिव का खेल था वो इस बार कहीं ना कहीं सेट नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने कोर्स करेक्टिव मेजर्स पहले ही लिया है। पुणे में जब बीजेपी का अधिवेशन हुआ था कुछ महीनों पहले, मैं उस अधिवेशन में था, देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो भी नतीजा सामने आया है, इसकी सिर्फ एक वजह रही है वो कि जो अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी ने खास करके लोगों को भ्रमित करने में सफलता पाई है, उसको इस बार कैसे भी टैकल करना है और उसके लिए बीजेपी ने काफी अच्छे से रणनीति बनाई, वो जमीन पे दिख रही है। आप गौर करेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान को खतरे में है, इन सब तरह की बातें की जाती थी, वो बातों का टोन जो है वो कम हुआ है। और जिस तरीके से एग्रेसिवली योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी ने जब पहली रैली की थी, इस चुनाव की पहली रैली नरेंद्र मोदी ने धुले में की, नॉर्थ महाराष्ट्र में की, पहली ही रैली में उन्होंने कहा था एक है तो सेफ है, और जब उन्होंने ये कहा तो जो लोग वहां पे थे काफी तालियां बटी थी। ये एक लाइन जो है ये डिसिसिव हो सकता है, निर्णायक हो सकता है इस चुनाव में। जैसे कि हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा था, वो काफी निर्णायक भूमिका निभाया। दिक्कत ये आ रही है जो महाविकास आघाड़ी है उनके सामने कि वो इसका तोड़ कैसे निकाले, वो फिलहाल इतने कम समय में समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव होना है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाहे हरियाणा चुनाव का नतीजा रहा हो या ये जो 2 नारे जिस तरह से आए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इसने लगता है कहीं ना कहीं लाइन एंड लेंथ बिगाड़ दिया है। विनोद जी, जैसे हम बयान का जिक्र कर रहे थे, खड़गे जी के बयान का भी जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ज़रूर ये बता दूं कि आचार्य नरेंद्र देव जो पहले कांग्रेस नेता हुआ करते थे, बाद में प्रसिद्ध समाजवादी नेता हुए, जो लोग भी इतिहास पढ़ते हैं जानते हैं, उनको हराने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले एक भगवाधारी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा था।
भगवा कपड़ा पहनने वाले को। ठीक, आज भगवा के खिलाफ इस तरह का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे दे रहे हैं। क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं कि कांग्रेस ने सबसे पहले भगवाधारी को उतारा था राजनीति में? इस तरह के बयान की जरूरत क्यों पड़ रही है विनोद जी? सॉरी लाल जी, भगवा से कांग्रेस को क्या दिक्कत है ये कांग्रेस पार्टी समझे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में या इससे पिछले इलेक्शन में एक तरह से मुस्लिम गोलबंदी पे दिक्कत नहीं है। तभी तो 17 की 17 मांगे मान लिए। आप जब उसको एक मेमोरेंडम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से आता है और वो ऑर्गेनाइजेशन का आप पर्ची MBA की तरफ से लेते हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार के पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों, आप एक तरह से एक सहमति दिखाते हैं। तो वो इस समय में महाराष्ट्र में लोगों को आप जिस तरह से भरमा रहे थे कि आप एक तरह पोलराइज कर रहे हैं कि वहाँ जो 12-13% वोट है उसको हम एकदम इंटैक्ट रखेंगे, इधर सारे वोट के डिवाइड करने के लिए आप ये नारा लगा रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, कभी आपका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। तो योगी जी ने कल उनको भगवा से ज्यादा जवाब सच बोलने के लिए दिया। उन्होंने सच बोलने के लिए ये इसको दिया कि आपके यहाँ महाराष्ट्र के अभी इलेक्शन में ओवैसी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से औरंगाबाद का नाम पुराना था संभाजी नगर हुआ और संभाजी के नाम बदलने के लिए वो औरंगजेब को स्थापित करने के नाम को पहचान को स्थापित करने के लिए वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से MBA की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तो सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये सच कब बोलोगे आप? उन्होंने कहा कि अगर उस दंगे का, उस पार्टीशन का अगर शिकार खड़गे साहब के फैमिली रहे हैं, उनके गांव को जलाया गया, उनके घर को जलाया गया, उनकी माता, उनके बहन, उनकी चाची, कई परिवार के सदस्य जल गए, उनके पिताजी ने उनको बचाया था किसी तरह से। तो अब सवाल यह है कि ये सच आप लोगों को नहीं बताओगे और वोट बैंक की सियासत में लोगों को गुमराह करोगे। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि खड़गे साहब आप एग्जाम्पल हैं बटोगे तो कटोगे का। तो आप इस सच को स्वीकार कीजिए और लोगों को गुमराह नहीं कीजिए। महाराष्ट्र के इस लोगों ने इस बार के इलेक्शन में इसको अच्छी तरह से समझा है और कांग्रेस पर तो सवाल है ही, लेकिन उससे ज्यादा सवाल उद्धव ठाकरे की सेना पर है। कौशलेंद्र जी, अभी आपने बात उठाई थी कि शिवसेना को तोड़ दिया। मैं आपको पूछता हूं कि जो नए आपके उद्धव ठाकरे जी ने नया रुख लिया है पिछले 2.5 साल से, मुझे ये बताइए कि क्या आप जैसे लोग कंफर्टेबल हैं? आप जैसे लोग जब इस तरह से वहां पर जो मौलाना के लोग जाते हैं, 17 मांगे रखते हैं, उन 17 मांगों पर आपकी जो महाविकास आघाड़ी है जिसमें आपकी पार्टी शामिल है, उद्धव ठाकरे शामिल है, वो सहमति दे देते हैं, आप वहां पर कंफर्टेबल हैं? इससे शायद आपको जवाब मिल जाएगा कि शिवसेना टूटी क्यों थी। जी बिल्कुल, मैं पहले भाई भाजपा के प्रवक्ता की बातों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि बाला साहब ठाकरे जी ने ऐसा कहा था कांग्रेस के बारे में। भाई साहब, बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा रहे तब तक पार्टी उनके विचारधाराओं पर अब तक चलती आई है, कहीं बदलाव नहीं वो आया है, रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। आपने बाला साहब ठाकरे जी की बात की, पर मैं बिहार का बेटा हूं, मैं बिहार के नाते ये कहना चाहता हूं कि इसी बिहार की धरती पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने कहा था, नीतीश जी आपके लिए दरवाजे बंद हैं, और 15 दिन के बाद में आपने दरवाजा और खिड़की दोनों खोल दिया। यह कौन सी लोकोक्ति है? यह कैसा दोहरा चरित्र होता है? आप हमारे पर सवाल उठाते हैं लेकिन आप अपने ऊपर सवाल क्यों? मुझे बताइए आपकी बात जो आपने कही, अमित शाह जी ने यह कहा, उसके बाद दरवाजे खोल दिए, क्या वहां पर बीजेपी ने बिहार में अपनी विचारधारा के साथ कोई समझौता किया है? अगर किया है तो वो पंकज मोदी जी के सामने आप उठाइए उस बात को, क्योंकि आपके ऊपर विचारधारा के साथ समझौता करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताइए कौशलेंद्र जी, मैं आ रहा हूं पंकज जी आपके पास। कौशलेंद्र जी पहले। आप बिल्कुल जिस चीजों की आरोप हम पर लगाते हैं कि हम कांग्रेस में चले गए तो हमने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया, ऐसी कतई नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी पर यह दोहरा चरित्र इसलिए कहता हूं कि हमारे ऊपर तो आप बोलते हैं,
इस वक्फ जवाब बोर्ड दीजिए में पंकज जी, सबसे बड़ा पंकज मोदी जी जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए पंकज मोदी जी। जहाँ तक उन्होंने बात की कि हमने नीतीश कुमार को दोबारा वापस लिया, तो आप ये जानते होंगे कि नीतीश कुमार के साथ हमारा नेचुरल लाइन था। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए हमने ऐसा नहीं किया, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ दी, अपने पिता तुल्य श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे को उन्होंने त्याग दिया। तो इस तरह की बात जिस तरह से कौशलेंद्र जी कर रहे हैं कि तनिक भी विचारधारा चेंज नहीं की, तो जरा जाकर कभी एक मुस्लिम क्षेत्र में घूमिए महाराष्ट्र के, पता चलेगा कि वो उद्धव ठाकरे जनाब उद्धव ठाकरे हो गए और किस तरह से कि लोग एक उन्होंने हिंदुत्व को त्याग करके एकदम मुस्लिमों को तुष्टीकरण के रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं एकदम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस जितनी तुष्टीकरण कर रही थी उससे 2 कदम आगे बढ़कर शिवसेना उद्धव ठाकरे सेना जो कर रही है, आप देखें बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने उनके सवालों का भी सीधा जवाब दीजिए कि क्या बिहार में नीतीश कुमार जी के लिए दोबारा दरवाजा खोल करके आपने अपने विचारधारा के साथ, सिद्धांत के साथ कोई समझौता किया है क्या? लालचंद जी, इस चीज को आप भी जानते हैं भैया, जो भी राजनीति का जरा सा भी जानकार होगा ये जानता होगा कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी जो पहले थी उसके बाद जदयू बनी है, उनका नेचुरल लाइंस है। उनमें कोई हमारा वो भले किसी के बोलने पर वो कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े या लालू जी के साथ जुड़े, उनमें उनके प्रशांत किशोर टाइप के लोग थे जिन्होंने ये ठीक है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया मुझे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस समय सीधे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त झारखंड के गोड्डा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको इस चुनावी रैली में। व्यापारी हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, माता हो, बहन हो, नौजवान हो, सब दूर एक ही आवाज गूंज रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, गोड़ा की ये भूमि शक्ति भूमि है, मां योगिनी की भूमि है। हृदय पीठ भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। शक्ति की इस धरती से मैं झारखंड की माताओं बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी सरकार जब भी कोई बड़ी नीति बनाती है या कोई बड़े फैसले लेती है तो झारखंड की माताओं बहनों बेटियों के भी बहुत से आशीर्वाद मिलते हैं। गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ से भी अनेकों ऐसे आशीर्वाद हमें मिलते रहते हैं। बीते कुछ सालों से यहां की बहनें मुझे लगातार एक बात जरूर बताती है। ये बताती है, मोदी जी आप हमारे लिए जो योजनाएं लाते हैं, यहां जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस वाले उनको लूट लेते हैं। साथियों, मैंने झारखंड की लाखों बहनों के नाम पर पक्के घर देने के लिए पैसा दिया है। वो पैसा मैं सीधे बहनों के खातों में भेजता हूं, लेकिन यहां की सरकार ये पक्का घर आपको मिलने नहीं दे रही है। ये अपनी ही कोई फर्जी स्कीम लेकर आई ताकि उसमें इनके लोगों को कट कमीशन मिले। इन्होंने यही किया है। मैं आप सभी की परेशानी जानता हूं। आपको बालू नहीं मिलती, गिट्टी नहीं मिलती, ये सब कुछ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के लोग बेच करके खा जाते हैं। मैंने पूरे देश की बहनों के लिए घर पर ही अपना नल लगाने की योजना शुरू की। जहां भाजपा एनडीए की सरकार है, वहां तो धड़ाधड़
नल लग रहे हैं, लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है। गोड्डा साहिबगंज की बहनों के घर के में नल के लिए भी हमने दिल्ली से पैसा भेजा, लेकिन आपके घर में नल नहीं लगा। आपके नल का पैसा भी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने, इन लोगों ने उन पैसों को भी हड़प कर लिया, खा गए। साथियों, यहां के हमारी गांव की गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, ये हमारे वंचित परिवार की बहनें, उनका चूल्हा जलता रहे, कोई गरीब बच्चा भूखा सो न जाए, इसलिए मैंने मुफ्त चावल की योजना शुरू की। लेकिन बहनें बताती हैं कि इन्होंने चावल वाली योजना भी नहीं छोड़ी, आपकी थाली में भी वो चोरी करना छोड़ते नहीं है जी। और ये लूट का पैसा कहां जा रहा है? ये वही पैसा है जो नोटों के पहाड़ के रूप में हमने टीवी पर देखा है। आप मुझे बताइए, जेएमएम कांग्रेस को रत्ती भर भी पछतावा होता है क्या? इतने सारे रुपए पकड़े जा रहे, और जो नहीं पकड़े गए वो तो कहीं बहुत बहुत दबे हुए पड़े होंगे। वो मैं बाद में हिसाब करने वाला हूं जरा उनका। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पछतावा होता कि इतनी चोरी पकड़ी गई, जरा मुंडी नीची करके जरा अच्छी बात बोलते। ये माफी तो नहीं मांगेंगे, मुझे मालूम है। वो आपके सामने अपने इस पाप के लिए शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करेंगे। नोटों के पहाड़, और वो वाला नेता जो जेल गया, देखिए, नोटों के पहाड़ वाला नेता जो जेल गया, उसके परिवार के सदस्य को ही इन्होंने टिकट दे दिया। मतलब चोरी करने को सर्टिफाई कर दिया। और ये सिर्फ टिकट दिया ऐसा नहीं है, वो आपके गांव पर नमक छिड़कने का काम किया है। सीधी सीधी झारखंड के लोगों को चुनौती है, हमारी आदिवासी माताओं बहनों को चुनौती है। ये सोचते हैं कि जेएमएम कांग्रेस कुछ भी करे, कितनी ही लूट चलाए, नोटों के पहाड़ अपने घर में बसा ले, लेकिन कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड के भाई बहनों, इनके इस अहंकार को तोड़ना है, इनके इस भ्रम को तोड़ना है। अरे लोकतंत्र है, हम मालिक नहीं हैं, मालिक आप है। सीधा प्रसारण आप झारखंड के गोड्डा से देख रहे थे, जहां 20 तारीख को मतदान होना है और प्रधानमंत्री इस समय खासतौर पर हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि कनाडा सरकार का हिंदुओं से किस तरह भेदभाव जारी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि कनाडा सरकार का हिंदुओं से भेदभाव जारी है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार का हिंदुओं से भेदभाव लगातार जारी है। ट्रूडो सरकार खेल रही है भारत विरोधी खालिस्तानियों के हाथ में। कनाडा में बेलगाम खालिस्तानी मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। अब कनाडा पुलिस ने तो मंदिरों की सुरक्षा के लिए आयोजकों से पैसे तक मांग लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंदिरों की सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं दिया। सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से एक मंदिर को अपना कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा है। पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली खालिस्तानी क्यों कर रहे मंदिरों को टारगेट? खुफिया सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानियों ने पाकिस्तान के नेताओं के साथ बैठक भी की है। तो कनाडा में भारतीयों पर हमले के बीच खालिस्तानियों की इस साजिश का खुलासा हुआ है। सीधे जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी से, जो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से कि हम लगातार बात करते रहे हैं कनाडा के मुद्दे पर, लगता है कि बिल्कुल अब और ज्यादा बेपर्दा, बेनकाब हो रही है क्या ट्रूडो सरकार? उनके खालिस्तानियों के बीच में उनके पुलिस के आदमी पकड़े जाते हैं। आप मंदिरों से कह रहे पैसे दीजिए तब जाकर हम आपको सुरक्षा दे पाएंगे, नहीं तो आश्वासन नहीं है। बिल्कुल लालचंद जी, अभी जो लेटेस्ट जो हम सुन रहे हैं, जिसका पूरा जिक्र किया है, ये जो कोलिशन ऑफ एक कोलिशन है जो नॉर्थ कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि पील एक शहर है, एक म्युनिसिपैलिटी है, वहाँ के जो पुलिस है जी, उन्होंने उनसे कहा है कि आप 50,000 से 1 लाख कैनेडियन डॉलर्स हमें दीजिए, तब जाके हम आपको सुरक्षा दे पाएंगे। और ये अगर स्टेटमेंट के माध्यम से कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका कह रहे हैं जी, ये तो अपने आप में बहुत बहुत गंभीर बात है। और ये दर्शाता है कि कनाडा किस खतरनाक रास्ते पे चल पड़ा है। बिल्कुल, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और स्वयं मानते, अभी अभी हमने देखा कि कनाडा के मंत्री भी स्वीकार किए, नहीं यहाँ पे खालिस्तानी उग्रवाद बढ़ रहा है, वो भी स्वीकार किया है। और इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, केवल दबाव डाला जा रहा है हिंदू संगठनों पे, हिंदू मंदिरों पे, कि जो भी आपके कार्यक्रम है इसको रद्द कर दीजिए। ये सरासर गलत बात है और अमेरिका के लिए भी ये खतरा है। ठीक है, अगर आप इस तरह की आतंकवाद संगठन की बातों में आकर उनसे डर जाएंगे, बिल्कुल, या वहां के राजनीति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये बात कहा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये खतरनाक है, सही बात है। अभी आज समय की कमी है, हम लोग फिर इस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। सर, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।